रेडियो आइसोटोप्स हैं, 40 रेडियो आइसोटोप्स हैं। फोर्थ बात में 300 अनस्टेबल आइसोटोप्स, अनस्टेबल आइसोटोप्स बनते हैं आर फॉर्म ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के दौरान, डिसइंटीग्रेशन के दौरान 300 और भी बनते हैं। मोनोआइसोटोपिक elements are also present in nature, also present in nature। नेचर में मोनोआइसोटोपिक एलिमेंट्स भी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, ओरम, आर्सेनिक एटसेट्रा। मोनोआइसोटोपिक भी हमारे पास बैठे होते हैं जिनका आइसोटोप ही एक एक होता है, आइसोटोप ही एक एक होता है बेटा। और देखते हैं बेटे क्या खूबी है, और बेटे खूबी इसमें ये है कि एलिमेंट विद ऑड एटॉमिक नंबर, जिनका ऑड होता जिसे कहते हैं एटॉमिक नंबर हो, have usually not more than, उनका more than 2 स्टेबल आइसोटोप नहीं होते। have usually not more than 2 आइसोटोप्स, उनके 2 स्टेबल आइसोटोप्स नहीं होते, मोर देन 2 नहीं होते। एलिमेंट्स विद इवन, जिनके पास कौन सी चीज होगी बेटे, जिनके इवन एटॉमिक नंबर होते हैं, विद इवन एटॉमिक नंबर, जिनके एटॉमिक नंबर इवन होते हैं, यूजुअली है आम तौर पे रखते हैं लार्ज नंबर ऑफ आइसोटोप्स, उनके आइसोटोप्स की तादाद बहुत सारी होती है। उनके आइसोटोप की तादाद कैसी है बेटे, बहुत सारी होती है। और वो एलिमेंट्स जिनका इवन एटॉमिक नंबर हो और इवन ही एटॉमिक मास हो, उनकी तादाद में बहुत सारी होती है। और बेटे ऐसे एलिमेंट्स जिनका मास, जिनका एटॉमिक नंबर अगर 4 या इसका मल्टीपल हो, ठीक है बेटे, क्या चीज, एलिमेंट्स विद मैस नंबर, चलो कह लेते हैं मैस नंबर 4 और इट्स मल्टीपल फॉर्म बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, बनाते हैं, कितना बनाते हैं बेटे, 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट, 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट बना लेते हैं। अर्थ क्रस्ट का 50% बना लेते हैं। 1-2 एग्जाम्पल्स भी आपने बेटे कर लेने हैं, 1-2 एग्जाम्पल भी। ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है, इस तरह की चीज़ें जो हैं ये बेटे 50% के करीब बनाती हैं। ठीक हो गया बेटे। और याद रखिए 280 आइसोटोप में से टोटल कितने हैं बेटे, 280 में से आउट ऑफ, चलो हम लिख लेते हैं, आउट ऑफ 280 आइसोटोप्स
आइसोटोप्स में से 154 हैव इवन एटॉमिक नंबर, इनका एटॉमिक नंबर भी इवन है, एंड एटॉमिक मैस, और इनका मैस नंबर, चलो हम मैस नंबर या एटॉमिक मैस जो आप चाहें वो भी सही। लो ये हमारी कुछ बातें हो गई। और इनकी रिलेटिव अबंडेंस कहाँ से निकालते हैं ये खुद लिख रहा हूँ, बुक से हट के लिख रहा हूँ। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ, कुदरत में कितना कितना है बेटे, कितनी कितनी परसेंटेज है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय, पता कर लिया जाता है, किससे पता कर लिया जाता है, डिटरमाइंड बाय मैस स्पेक्ट्रोमीटर। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम मैस स्पेक्ट्रोमीटर है, उसका नाम मैस स्पेक्ट्रोमीटर है। सारी हमें नहीं भी आएंगी कोई बात नहीं बेटे, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें से हमें पता हो कि क्या सूरत हाल इसकी बनती है। तो बेटे गौर कर लीजिए, हैं कितने 280, हैं कितने बेटे 280। फिर उनकी रिलेटिव अबंडेंस फिक्स है अल्लाह ने की हुई, 40 रेडियो आइसोटोप्स हैं, वो रेडिएशन देने वाले बेटे। और ये पॉइंट एक दफा देखोगे आपको सारी की सारी इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं बेटे। रिलेटिव अबंडेंस जिसका हम जिक्र कर रहे हैं बार बार, वो क्या होती है? रिलेटिव अबंडेंस क्या होती है ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस क्या होती है ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस क्या होती है? रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स क्या होती है? द percentage of isotopes of an element in nature, of an element in nature, of an element in nature, nature के अंदर is called, उसका नाम बेटे हम रख देते हैं रिलेटिव अबंडेंस। उसका नाम क्या रख देते हैं? उसका नाम हम रिलेटिव अबंडेंस रखते हैं। कुदरत में अल्लाह ताला ने कितने कितने परसेंट आइसोटोप्स एक एलिमेंट के बनाए हुए हैं नेचर के अंदर, उनका नाम हम रख देते हैं दैट इज रिलेटिव अबंडेंस। ये रिलेटिव अबंडेंस बेटे कहलाती है, इसको रिलेटिव अबंडेंस कहा जाता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। द रिलेटिव अबंडेंस, जो रिलेटिव अबंडेंस होती है, रिलेटिव अबंडेंस किसकी रिलेटिव अबंडेंस बेटे? ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाई, इसको पता कर लिया जाता है, डिटरमिन कर लिया जाता है किससे बेटे? बाई मैस स्पेक्ट्रोमीटर, मैस स्पेक्ट्रोमीटर से उसके बारे में पता कर लिया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंट है बेटे मैस स्पेक्ट्रोमीटर। द मैस स्पेक्ट्रम, द हाइट, किसकी बुलंदी? द हाइट ऑफ पीक, पीक की बुलंदी। ठीक है बेटे। इन मैस स्पेक्ट्रम ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट शोज द रिलेटिव अबंडेंस, शोज द रिलेटिव अबंडेंस, वो हमें रिलेटिव एक दूसरे के मुकाबले में कितनी कितनी मिकदार है उसके बारे में हमें ये बता देती है, उसके बारे में हमें ये चीजें बता देती है। देखते हैं कैसे। एक दो ग्राफ बनाते हैं। पहला ग्राफ
पहला ग्राफ में जो मैंने बनाया मैस स्पेक्ट्रम इसे कहते हैं। एक्स एक्सिस पे हमारी वो कहती है मैस नंबर लिखो। लेकिन बेटे जो अच्छी बुक्स हैं वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं नहीं आप चार्ज टू मैस रेशियो लिखो। आप क्या लिखो बेटे, उसको हम कहते हैं कि ई ओवर एम की बजाय एम ओवर ई लिखो। इसको कहते हैं एम ओवर ई, एम ओवर जी भी कहते हैं। एम ओवर ई लिखो, या इसको देखते हैं आजकल की किताबें कह रही हैं नहीं एम ओवर जी जेड लिखो। चलो हमने अपनी बुक भी मान ली है, मैथ्स नंबर पे लिख लिया। अब इसकी परसेंटेज, या मैं आर ए लिख रहा हूँ बेटे, आर ए है रिलेटिव अबंडेंस, पूरा नहीं लिख रहा, आर ए लिख रहा हूँ। या बेटे मैं कह रहा हूँ ये परसेंटेज वाला वाई एक्सिस पे मैंने परसेंटेज लेनी। और आप जानते हैं बेटे ग्राफ के अंदर डब्बे से नहीं बने हुए होते ग्राफ पेपर पर। ये जरा देखो बेटे, मैं कैलोरीन का ग्राफ बना रहा हूँ। अल्लाह ताला ने जैसी कैलोरीन नेचर में बनाई हुई है उसका मैं ग्राफ बनाने लगा। 35 मैस नंबर पे और 37 पे 2 पीक्स आई हैं बेटे। पहली पीक जो आई है इसके ऊपर वो आई है बेटे इतनी बड़ी, और ऊपर लिखा हुआ है 75.53%, और इसके ऊपर लिखा हुआ है 24.47%। बेटे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि कैलोरीन के 2 आइसोटोप हैं नेचर में। कैलोरीन के 2 आइसोटोप हैं, एक ऐसा है जिसकी रिलेटिव अबंडेंस दूसरे के मुकाबले में 75% के करीब है, और ये सिर्फ 25% के करीब है। आइसोटोप 2 है, जितनी पीक्स हैं उतने ही आइसोटोप हमने बताने होते हैं, उतने ही आइसोटोप बेटे होते हैं। गौर कर लो, उतने ही आइसोटोप होते हैं। एक और बेटे ले रहा हूं, ये मैं बेटे इसको ग्राफ को बना रहा हूं बेटे बरोमीन का लिए, या बना लेते हैं आपकी बुक में भी है ग्राफ बेटे, आपकी बुक के अंदर भी मौजूद है, तो वो भी बनाया जा सकता है। बुक के अंदर भी वाली भी बनाया जा सकता है, देखते हैं। चलो एक इजाफी बना लेंगे खैर। और मैथ्स नंबर कहाँ लोगे, ये बुक में नहीं है, इस तरह ग्राफ बना होगा, मैं खुद बना रहा हूँ। और बेटे एम ओवर ई ले लोगे, या क्या करोगे, या बेटे एम ओवर जी ले लो। वाई एक्सिस पे क्या लोगे, परसेंटेज, या कोई एक लफ्ज और मैंने बेटे लिखा था अभी, रिलेटिव अबंडेंस। बरोमीन में ले लो, बरोमीन मैंने ले लिया। एक बेटे 79 पे और एक 81 पे पीक आई हुई। इसका मतलब है बरोमीन के आइसोटोप तो 2 है। बरोमीन के आइसोटोप कितने हैं, 2। ये कितना है, ये है 50.51, और ये कितना है, ये है बेटे 49.49%। बेटे ऐसे ही हो गए, ये 2 हमारे आंसर आ गए। अब मुझे बताओ दोनों की पीक्स का हाइट तकरीबन बराबर नहीं, दोनों की पीक्स तकरीबन बराबर नहीं। इसका मतलब वाकई बराबर है। क्यों है, इसका मतलब है दोनों आइसोटोप जो बरोमीन के हैं वो नेचर में उनकी रिलेटिव अबंडेंस तकरीबन 50-50 है। उनकी कितनी है बेटे, तकरीबन 50-50 है। उनकी परसेंटेज तकरीबन 50-50। बेटे क्लियर हो गया, ये होती है बेटे रिलेटिव अबंडेंस। बताओ इसको मैं क्या लिखूं जी बेटे। पहली एग्जांपल आप सोच के बताओ, कैलोरीन के कितने आइसोटोप हैं और उनकी रिलेटिव अबंडेंस बताओ जी बेटे। ये नेचर के अंदर कैलोरीन है 2 आइसोटोप्स, देखते जाना। कैलोरीन है 2 आइसोटोप्स। कैसे पता लग गया 2 आइसोटोप्स हैं बेटे, 2 पीक्स हैं। मैंने एग्जाम्पल ही बोली है जिनमें 2 आइसोटोप हैं, पीक्स ही 2 हैं। अगर मैं 10 की ले लेता 11 मुझे पीक्स बतानी पड़ती, 11 बनानी पड़ती, वो तो आसान काम नहीं है।
ये बेटे 2 आइसोटोप्स हैं। जरा देखना, Cl35 हैज रिलेटिव अबंडेंस। आपने फिक्रे भी सोचने हैं कि सही लिख रहे हैं कि नहीं हम। रिलेटिव अबंडेंस उसकी कसरत नेचर में कितनी है बेटे? वो है हमारे 75.53%। एंड Cl-35 की बजाय 37 हैज रिलेटिव अबंडेंस। उनकी रिलेटिव अबंडेंस कैसी है? उनकी रिलेटिव अबंडेंस बेटे है कितनी है? रिलेटिव अबंडेंस बताओ। रिलेटिव अबंडेंस वो बता रहा हूं, वो है बेटे 24.47%। अब मुझे बताओ, क्या ब्रोमीन की एग्जांपल आप खुद लिख सकते हो कि नहीं? ब्रोमीन की एग्जांपल खुद लिख लोगे कि नहीं? कैसे लिखोगे बताएं। एग्जांपल तो मैंने लिख दी, मैं कह दूं कि यहाँ ब्रोमीन लिख दूं, कह दूं इसके 2 आइसोटोप्स हैं, और यहाँ लिखूं ब्रोमीन 79 का रिलेटिव अबंडेंस कितनी है? 50.51। और यहाँ लिखूं ब्रोमीन डैश कितना? 81, उसकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी है? 49.49। तो ये होती है रिलेटिव अबंडेंस। आगे चलते हैं बेटे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है बेटे मास स्पेक्ट्रोमीट्री। बड़ा अहम टॉपिक है मास स्पेक्ट्रोमीट्री। बड़ा कंसेप्चुअल है, चीज़ भी नई है, चीज़ भी नई है मास स्पेक्ट्रोमीट्री। और इस नई चीज़ को हम देखेंगे कि किस तरह से इसको हम डिस्कस कर लें। मास स्पेक्ट्रोमीट्री द टेक्निक, ये बड़े बड़ी एडवांस सी टेक्निक है। टेक्निक विच गिव्स, जो हमें दे दे कंक्लूसिव, नतायज से भरा हुआ एविडेंस। एविडेंस कहते हैं सबूत को। अबाउट द प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप्स, अबाउट द प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप्स, आइसोटोप्स की मौजूदगी का बेटे नतीजों से भरा हुआ बेटे क्या बता दे, हमें सबूत दे दे। इस कार्ड उसका नाम हम रखते हैं कि दैट इज मास स्पेक्ट्रोमीट्री। उसका नाम बेटे हम मास स्पेक्ट्रोमीट्री रखते हैं। दोबारा मैं पढ़ता हूँ कि लफ्ज़ मुश्किल ना लिखो जाए कोई। वो तरीकाकार जो नतीजों से भरा हुआ, कंक्लूसिव, नतायज से भरपूर एविडेंस, सबूत मुहैया कर दे कि आइसोटोप्स एलिमेंट के होते हैं, उस टेक्निक का नाम मास स्पेक्ट्रोमीट्री होता है। उस टेक्निक का नाम क्या होता है? मास स्पेक्ट्रोमीट्री होता है। इन दिस टेक्निक, इस टेक्निक के अंदर, इन दिस टेक्निक, इस तरीका कार के अंदर, इन दिस टेक्निक, इस टेक्निक के अंदर एन इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड, एक इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो यूज किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड, उसे यूज किया जाता है। कार्ड, जिसको क्या कहते हैं? मास स्पेक्ट्रोमीटर। उसका नाम बेटे मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है। उसका नाम मास स्पेक्ट्रोमीटर होता है। बेटे इस तकनीक के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है, उसका नाम क्या होता है बेटे? मास स्पेक्ट्रोमीटर। जी बेटे, फॉलोइंग मास स्पेक्ट्रोमीटर्स, मास स्पेक्ट्रोमीटर ये वाले आर पॉपुलर, ये वाले ज्यादा पॉपुलर हैं। एक तो इन्वेंशन वाला है, कौन सा है जी पहला, कौन सा है दूसरा? पहले वाले का नाम है आस्टन्स स्पेक्ट्रोमीटर। पहले वाले का नाम आस्टन स्पेक्ट्रोमीटर है। और इसमें क्या खूबी है? ये बेटे इसकी खूबियां ये हैं कि ये ओरिजिनल है, जिसने ओरिजिनल इन्वेंशन है, इजाद है,
एंड ओल्ड भी है, पुराना है, यानी कि पहले वाली चीज है। दूसरे नंबर पे कौन है? डेम्पस्टर। डेम्पस्टर स्पेक्ट्रोमीटर। ये बेटे कैसा है? ये स्पेक्ट्रोमीटर बेटे ये वाला मॉडर्न है और इसमें बेटे सॉलिड सब्सटेंस या एलिमेंट्स कैन बी एनालाइज्ड आल्सो, कैन बी एनालाइज्ड आल्सो, उसे एनालाइज किया जा सकता है सॉलिड को भी, लेकिन आस्तर में सॉलिड को नहीं किया जा सकता। आस्तर में सॉलिड को नहीं किया जा सकता। अब हम देखते हैं कि बेटे मैस स्पेक्ट्रोमीटर के फंक्शंस क्या होते हैं। फंक्शंस ऑफ मैस स्पेक्ट्रोमीटर, मैस स्पेक्ट्रोग्राफ भी इसे कहते हैं बेटे। मैस स्पेक्ट्रोमीटर के काम क्या है, फंक्शंस क्या हैं, काम क्या है? मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है? मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है? पहला ये फंक्शन करता है बेटे, नंबर 1 पहला फंक्शन वेपोराइज करता है अ सैंपल। एक सैंपल जो डाला जाए उसको, नमूने को, जो टेस्ट नमूना है उसको वेपोराइज करता है, वेपर बनवाता है, गैस बनवाता है। दूसरे नंबर पे क्या करता है? आयोनाइजेशन ऑफ गैसियस सैंपल। जो गैसियस सैंपल आपको दे दिया जाएगा उसको इलेक्ट्रॉन बीम मार के, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन मार के आयनाइज कर देगा, आयन बना देगा। तीसरे नंबर पे क्या करेगा? सेपरेशन ऑफ आयंस, आयंस को अलग अलग करेगा ऑन द बेसिस ऑफ किसकी बुनियाद पे करेगा? ऑन द बेसिस ऑफ their mass to charge ratio, mass to charge ratio की बुनियाद पे उनको अलग अलग भी करके मिले। चौथे में क्या करें? ठीक है बेटे, ड्रा अ मैस स्पेक्ट्रम भी बनाएगा which is a record, जिसे हम क्या कहते हैं? It is a record of analysis। ये एनालिसिस का जो आपने एलिमेंट डाल के चेक किया है उसका रिकॉर्ड है। उसका क्या है? उसका रिकॉर्ड है, इसको उसका रिकॉर्ड कहते हैं। बताओ ये कितने काम हमने किए, क्या कुछ हमने कर लिया, जरा गौर कर लो बेटे। पहला क्या किया? वेपर बनवाया, सैंपल को वेपर में तब्दील कर दिया, गैस बनाया, आयन बनाया, गैस बनाया, आयन बनाया। इसका मतलब पहला काम क्या किया? गैसियस स्टेट में ले गए, वेपर स्टेट में। फिर क्या किया? आयोनाइजेशन कर दिया। फिर क्या किया? E/m की बुनियाद पर, M/E की बुनियाद पर सेपरेशन कर। फिजिक्स की क्लास बेटा होनी अभी आज बेटे टीचर हैं, आ गए हुए होगी। और ग्राफ बनाना जो अभी मैंने ग्राफ बनाए थे, तो कल इंशाअल्लाह इस जगह से आगे हम वो फिर करेंगे। थैंक यू बेटे, पढ़ते रहें ताकि बेहतर से बेहतर ये काम सारे का सारा हो जाए। इसको बंद कर